नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में ओटी टेक्नीशियन भोपाल में, जिसमें हम पढ़ रहे थे ओटी टेक्नीशियन सर्टिफिकेट कोर्स थ्योरी, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक था सर्जिकल सूचर मटेरियल। सर्जिकल सूचर मटेरियल क्या होता है, ये कैसे यूज किया जाता है, इनमें किन किन चीजें होती है, जो सूचर ओटी में यूज होते हैं उनके क्या क्या नाम होते हैं, क्या साइज होता है, क्या शेप होता है। तो इसी टॉपिक को लेकर हमने सबसे पहले अपना सर्जिकल सूचर पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हम अभी तक सर्जिकल सूचर में जो पढ़ते आए हैं वो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। और इसके बाद में जो हम यहाँ तक पिछले वीडियो में पढ़े थे फिर इसको अपन आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो अपन ने पढ़ा था सर्जिकल सूचर मटेरियल क्या होता है। तो सर्जिकल सूचर मटेरियल में अपन ने सबसे पहले तो उसके जो टर्मिनोलॉजी होती है कि ऑब्जर्वेबिलिटी क्या होती है, डेड स्पेस क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, क्योंकि जब तक हम इन चीजों को नहीं समझेंगे आगे का टॉपिक हम नहीं समझ सकते, क्योंकि आगे टेंसाइल स्ट्रेंथ आएगा। तो पहले हम जब इसको यही नहीं समझेंगे तो आगे हमारी समझ में क्या आएगा कि ऑब्जर्वेबिलिटी क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, डेड स्पेस क्या होता है। तो ये हम सब पढ़ चुके हैं। इसके बाद में सूचर का हमने वो पढ़ा था कि आइडियल सूचर में क्या क्या चीजें होना चाहिए, एक आइडियल सूचर किसको कहते हैं, उसमें क्या क्या बातें होना चाहिए, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि आइडियल सूचर में उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए। और इसके बाद में हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द सूचर हम यहाँ तक आए थे। अब आज हम शुरुआत करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सूचर का, जो रह गया था, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सूचर को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, ऑब्जर्वेबल सूचर और नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर। इसके बाद में इसको सब डिवाइड भी किया गया है, जिसे सिंथेटिक और नेचुरल, मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट, तो ऐसे सब डिवाइड भी किया गया है। तो इसको अपन आगे देखेंगे। अभी अपन सिंथेटिक और नेचुरल पे आए थे, इसमें ऑब्जर्वेबल में, तो इसमें अपन ने मोनोक्रिल, बाइक्रिल, पीडीएस अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत कम जानकारी मिलती है कि सूचर क्या होता है, ये इसका सोर्स क्या होता है, इसकी एब्जॉर्प्शन की जो टाइम पीरियड है वो कितने दिन में सूचर बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, या यूं कहें कि गल जाते हैं। तो ये होते हैं बिना गलने वाले धागे कौन से होते हैं, मतलब नॉन एब्जॉर्बल सूचर कौन से होते हैं, ये कैसे बनते हैं, ये कितने दिन का इनका टाइम पीरियड होता है। तो ये सब चीजें ओटी में काम करने वाली एक नर्स को, एक टेक्नीशियन को ये पता होना चाहिए। और थ्योरी में भी इसके कंपटीशन एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते रहते हैं। तो साथियों, हम शुरू करेंगे कि हमने मोनोक्रिल तो पढ़ चुके हैं, बाइक्रिल हो गया था हमारा, पीडीएस हो गया था। अब कोलेजिन जो है नेचुरल में, ऑब्जर्वेबल में। हाँ, तो साथियों हम पढ़ रहे थे, हमारा ये हो गया था सिंथेटिक। अब नेचुरल में हम पढ़ रहे थे क्रोमिक कैटगट और कोलेजिन क्या होता है। तो कोलेजिन जो सूचर होता है वो एनिमल टिश्यूज की, प्यूरिफाइड एनिमल टिश्यूज की, अपना इंटेस्टाइन और उससे भेड़ बकरी की इंटेस्टाइन से बनता है। तो क्रोमिक कैटगट क्या है, एक अधिक उपयोग में आने वाला सूचर होता है। यह एब्जॉर्बेबल सूचर होता है, मोनोफिलामेंट सूचर होता है। इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है 5 से 10 दिनों में इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। इसका जो उपयोग है ये वेसल्स को, सबक्यूटेनियस टिश्यूज को क्लोज करने के लिए काम में आता है। सबक्यूटेनियस टिश्यू को बोल सकते हैं अपन, वेसल्स हो गए, स्मॉल वेसल को लिगेट करने के काम आता है। तो इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है 5 से 10 दिनों में ये एब्जॉर्ब हो जाता है और इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ लॉस हो जाती है। इसके बाद में ये जो कैटगट होता है, ये प्लेन कैटगट होता है, इसको प्रोसेस करके इसको क्रोमिक कैटगट के रूप में ब्राउन कलर का बनाया जाता है। तो इसके बाद में ये क्रोमिक कैटगट भी होता है और प्लेन कैटगट भी होता है, तो दोनों इसको कैटगट रूप देते हैं। और इसका साइज भी वही होता है 1 2 3। फिर इसके बाद में जो 0 से करेंगे तो वो रिड्यूस होता जाता है, जैसे 1 0 छोटा हो गया, फिर 2 0 उससे छोटा हो गया, 3 0 उससे छोटा हो गया। तो इसमें टिश्यू रिएक्शन बहुत कम होता है। ये ऑब्जर्वेबल सूचर एवं मोनोफिलामेंट होता है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ही कम होती है और लगभग 5 से 10 दिनों में इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है पेरिटोनियम के अंदर। ठीक है साथियों, इसके बाद में अपना ये हो गया। अब ये जैसे एब्जॉर्बेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल है, वैसे इनका जो सब डिवीजन किया गया है मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट में है। तो मैं बता दूं कि जो सिंगल थ्रेड से बनता है वो मोनोफिलामेंट होता है, और जो कई धागों को मिलाकर बनाया जाता है वो मल्टी होता है। जैसे ये मोनो हो गया एक, और सबको मिला के 4-5 धागों को मिला के जो एक धागा बनाया जाता है उसको मल्टीफिलामेंट कहते हैं। तो मोनो और मल्टी हो गया, तो ये मल्टीफिलामेंट होता है। इसके बाद में हम आएंगे नॉन एब्जॉर्बल सर्जिकल सूचर पे। नॉन एब्जॉर्बल सूचर में अपना एथिकोन है, प्रोलिन है, ये जो एथिलोन है और प्रोलिन है, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है धागे, ये जो ओटी में यूज होते हैं। इसके बाद सर्जिकल कॉटन है, सर्जिकल सिल्क है, सर्जिक सिल्क। हाँ, तो साथियों हम पढ़ रहे थे
नॉन एब्जॉर्बल पे आए हैं। तो नॉन एब्जॉर्बल सूचर में सिंथेटिक में आएगा एथिलॉन। सबसे पहले हम एथिलॉन को पढ़ते हैं। ये क्या है, ये एक तरीके का नाइलॉन होता है, इसको नाइलॉन भी कहते हैं। इसका ट्रेड नेम होता है एथिलॉन, एथिकोन, है ना। तो ये डर्मिलॉन, ये इसका ट्रेड नेम हो गया। तो यह एक सिंथेटिक सूचर होता है। ये नॉन एब्जॉर्बल सूचर होता है, मोनोफिलामेंट सूचर होता है, और इसका जो ट्रेड नेम है वो एथिलॉन, डर्मिलॉन ये कलर होता है, ये नाम होते हैं इसके। और इसके बाद में ये जो इसका कलर होता है, ये ब्लू, ब्लैक, ग्रीन कलर से ये रंगा हुआ रहता है। ये जो मोनोफिलामेंट और नॉन एब्जॉर्बल सूचर है एथिलॉन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचर होता है। और इसका जो उपयोग होता है वो अपने स्किन पर इसको जो प्रोक्सीमेशन करने के लिए इसको यूज किया जाता है। मसल्स में भी यूज करते हैं कई जगह, लेकिन इसका जो अधिकांश उपयोग है वो स्किन क्लोजर में यूज किया जाता है। इसका जो नोट होती है वो बहुत ही डिफिकल्ट होती है, मतलब इसकी जो सर्जिकल सिल्क के अलावा या माइक्रिल की जो नोट होती है उससे ये थोड़ी सी डिफिकल्ट नोट होती है। और 3-4 सर्जन नोट लगाने के बाद ही इसको अपन छोड़ सकते हैं, मतलब 3 या 4 नोट इसमें लगाना अति आवश्यक होता है। और ये इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत हाई होती है, और ये भी 10 से 12 दिनों में इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये अपना हो गया एथिलॉन। एथिलॉन, इसका ट्रेड नेम क्या बताया था एथिलॉन का, डर्मिलॉन, इथिकोन। दूसरे नंबर पे है प्रोलिन। प्रोलिन क्या है, पॉलीग्लैक्टिन। ये क्या है, प्रोलिन, प्रोपिलिन भी इसको कहते हैं। प्रोपिलिन इसका कंपोजिशन होता है प्रोपिलिन का। तो ये कैसे बनता है प्रोपिलिन तो ये इसका जो प्रोलिन का जो है, इसका भी अपन यही है कि मोनोफिलामेंट और सिंथेटिक सूचर होता है, जो नॉन एब्जॉर्बल सूचर होता है ये प्रोलिन। ये अपने एथिलॉन के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा ज्यादा इजी टू हैंडल होता है, और इसकी नोट भी थोड़ी ठीक लगती है उससे। मिनिमल टिश्यूज रिएक्शन करता है, और इसका वो बता ही दिया अपन ने कि पॉलीमराइज्ड प्रोपिलिन से ये कंपोज्ड रहता है। इसका भी कलर ब्लू होता है, और जो क्रिस्टलाइज्ड पैकिंग के रूप में हमें ये ईटीओ में अवेलेबल रहता है। इसमें भी जो इसकी नोट है वो बता दिया कि बहुत ही बेटर होती है, एथिलॉन से प्रोलिन की नोट बहुत ही बेटर होती है। तो क्या हो गया प्रोलिन का, यह एक सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल एवं मोनोफिलामेंट सूचर होता है। इसके बाद में ये पॉलीमर, इसके बाद में ये पॉलीमराइज्ड प्रोपिलिन से ये बना हुआ रहता है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही हाई होती है। इसका उपयोग भी वही सबक्यूटेनियस टिश्यूज में हो गया। इसके बाद में स्किन क्लोजर में भी करते हैं, हर्निया रिपेयर में करते हैं। तो ये अपना प्रोलिन का ये हो गया। ठीक है साथियों, इसके बाद में अपन आएंगे नॉन एब्जॉर्बल में नेचुरल पे। नेचुरल में कौन कौन से सूचर होते हैं, तो नेचुरल में सर्जिकल कॉटन है, सर्जिकल सिल्क है, और सर्जिकल स्टील है। तो सर्जिकल कॉटन तो आजकल बहुत ही वो हो गया है, तो इसका वही है कि ऊन को इसमें सुचरिंग का वो नहीं है, ऊन को इसको ड्रेसिंग करके कर देते हैं। तो सर्जिकल कॉटन का वो है, इसमें है सिल्क इम्पोर्टेंट। तो अपन पहले सिल्क को देखते हैं। सर्जिकल सिल्क क्या है होता है, ये क्या है, सिलिकॉन जो होता है सर्जिकल सिल्क वर्म के लार्वा से ये बनाया जाता है। सर्जिकल सिल्क वर्म से ये बनाया जाता है। यह सिंथेटिक, ये अपना नेचर का एवं मोनोफिलामेंट सूचर होता है, और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही हाई होती है। इसकी लगभग 80% टेंसाइल स्ट्रेंथ 80 दिनों में लॉस होती है, और लगभग 2 वर्षों तक इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है। और इसका जो कोटेड है वो इसको जो प्रोटीन, इसका जो फॉरेन प्रोटीन जो प्रॉपर्टीज होती है उसका उपयोग उसमें स्किन क्लोजर में भी इसका हम करते हैं। तो ये क्या हो गया, नायलॉन की अपेक्षा जो है इजी टू हैंडलिंग होता है, इसकी नोट बहुत ही अच्छी लगती है, और टिश्यूज रिएक्शन भी बहुत कम होता है। ठीक है साथियों, तो क्या पढ़ेंगे इसको अपन सर्जिकल सिल्क को, कि सर्जिकल सिल्क जो है सिल्क वर्म के लार्वा से बना होता है, और इसके ऊपर मोम का कोटेड चढ़ा रहता है। मोम वैक्स के द्वारा इसको कोटेड किया हुआ रहता है। यह नेचुरल नेचर का सूचर होता है, ये मल्टी फिलामेंट सूचर होता है। इसके बाद में इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही हाई होती है, जो लगभग 80% टेंसाइल स्ट्रेंथ 80 दिनों में लॉस हो जाती है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इजी टू हैंडल होता है, इसको हैंडल करना बहुत ही इजी होता है। किसकी अपेक्षा, एथिलॉन की अपेक्षा बहुत ही इजी होता है। इसकी नोट भी बहुत बेटर लगती है, और इसको गामा रेडिएशन के द्वारा
स्टेरलाइज किया जाता है, जो हमें प्री पैकेट के रूप में ओटी में अवेलेबल रहता है। तो ये हो गया सर्जिकल सिल्क। फिर दूसरे नंबर पे अपना आ रहा है सर्जिकल स्टील। सर्जिकल स्टील क्या होता है? ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ एक कंपोज रहता है। सर्जिकल स्टील जो है ये स्टेनलेस स्टील का एक बना हुआ कंपोज रहता है, जो कि बहुत ही हाई और स्ट्रांग होता है। इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है बहुत ही हाई और बहुत ही स्ट्रांग रहता है। तो इसमें क्या है कि ये ग्लव्स को भी डैमेज कर सकता है, ये टिश्यू को भी नेक्रोसिस कर देता है। तो और इसकी वर्षों तक इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बनी रहती है। तो इसकी जो टिश्यू रिएक्शन क्या है, इससे टिश्यू रिएक्शन तो बहुत कम होता है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी जो होती है बहुत ही हाई होती है। और आजकल जो है इसका उपयोग स्टेनलेस स्टील में स्टेपलर के रूप में, इसका मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर स्टेपलर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गए अपने नॉन एब्जॉर्बल सूचर। ठीक है साथियों, इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि सूचर में सूचर को कैसे हैंडल करना चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होती है सूचर में, हाउ टू हैंडल सूचर। और इसके बाद में एक चार्ट में अपन मोनोफिलामेंट और मल्टी फिलामेंट का अभी मैं बता देंगे। तो हाउ टू हैंडल सूचर में क्या है कि जो स्ट्रेंड होता है वो मिस हैंडल नहीं होना चाहिए, इससे सूचर क्या है फिजिकली तौर पर डैमेज हो जाता है। तो ये अपन अभी आगने वाले इसमें पढ़ेंगे कि ये अपना सर्जिकल सिल्क भी हो गया, सर्जिकल कॉटन हो गया, एथिलोन, प्रोलिन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचर होते हैं ओटी के अंदर। और एक ओटी में काम करने वाली नर्स को और एक टेक्नीशियन को इनके बारे में पता होना चाहिए। और उनका जो साइज होता है वो सबका वही होता है कि 1, 2, 3। तो 1 मोटा, 2 उससे मोटा, 3 उससे मोटा। इसके बाद में जब इनका रिड्यूस साइज आता है, जो साइज कम होने की बारी आती है, तो 10 पतला, ये 10 पतला, 20 उससे पतला, है ना, 30 उससे पतला। तो इनका जो साइज होता है, प्रोलिन का भी यही साइज है कि इसका भी जो साइज होता है अपना 1 नंबर से लेके 10 से लेके 70 तक के सूचर अवेलेबल होते हैं। मतलब 10 पतला, फिर 20 उससे पतला, 30 उससे पतला। तो इस तरीके से इसका साइज रिड्यूस होता जाता है। तो ये सभी सूचर का जो साइज है वो अलग अलग साइज के होते हैं। और इनके साइज होने का जो रिड्यूस मैंने आपको बताया, तो वो वही होता है कि 1 नंबर, 2, 3 ये बढ़ता जाएगा, 1 मोटा, उससे मोटा, उससे मोटा। और जब इनका रिड्यूस आता है, जो पतला होने का जो क्रम आता है, वो 10 से चलता है। 10, 20, 30, मतलब ये इससे पतला, 20 10 से पतला, 10 जो है वो 30 से पतला होता है। तो ये साइज रिड्यूस होता जाता है। तो यही सूचर की एक इम्पोर्टेंट जो होती है। तो ये अपना क्लासिफिकेशन है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। एब्जॉर्बेबल सूचर, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। एब्जॉर्बेबल सूचर जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, सिंथेटिक और नेचुरल। नॉन एब्जॉर्बल भी 2 प्रकार के होते हैं, सिंथेटिक और नेचुरल। इसके अलावा इसको सब डिवाइड भी किया गया, मोनोफिलामेंट, मल्टीफिलामेंट, वो हम हो चुका है अपना। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और प्लीज आप इसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये चीजें बहुत कम मिलती है। इसका कंपोजिशन और जो सारी चीजें हैं वो मैंने बता दी। चार्ट के माध्यम से हम देख लेते हैं एक बार, तो इसमें समझ में आ जाएगा कि नॉन एब्जॉर्बल, एब्जॉर्बल, मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट क्या होता है। तो ये बहुत ही शानदार चार्ट है, प्लीज आप इसको देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम समझते हैं। तो ये क्या है, टाइप ऑफ सूचर में क्या है, वाइक्रिल, पीडीएस, मोनोक्रिल, नाइलॉन, मतलब इसको एथिलोन भी कहते हैं, प्रोलिन और सिल्क। अब क्या है एब्जॉर्बेबल। वाइक्रिल क्या होता है, एब्जॉर्बेबल होता है। ये मल्टीफिलामेंट है। ठीक है। पीडीएस क्या है, ये एब्जॉर्बेबल सूचर है पीडीएस। इसमें क्या क्या होता है ये अपन पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। तो पीडीएस ये क्या है, मोनोफिलामेंट होता है पीडीएस। ये मल्टी नहीं होता, मोनो होता है एब्जॉर्बेबल, लेकिन ये मोनो होता है। मोनोक्रिल 3rd नंबर पे। मोनोक्रिल क्या है, एब्जॉर्बेबल सूचर है। ठीक है, एब्जॉर्बेबल सूचर है, लेकिन ये भी मोनोफिलामेंट होता है, ये मल्टीफिलामेंट नहीं होता। इसके बाद में नाइलॉन। नाइलॉन क्या है, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है। नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है, हाँ है। इसके बाद में मोनोफिलामेंट है, मोनोफिलामेंट है, ये मोनोफिलामेंट है। इसके बाद में प्रोलिन, ये भी नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है, ये भी मोनोफिलामेंट है। सिल्क है, ये भी नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है, लेकिन ये मल्टीफिलामेंट है। तो ये एक चार्ट के माध्यम से आपको हमेशा याद रहेगा। इस चार्ट को आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों यहाँ हो गया हमारा सर्जिकल सूचर का क्लासिफिकेशन। इसके बाद में आगे
हम पढ़ेंगे कि हाउ टू हैंडल सूचर, सूचर को कैसे हैंडल किया जाता है, उसमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए सूचरिंग करते समय। तो हाउ टू हैंडल सूचर आएगा, फिर सूचर का साइज आएगा, सूचर के साइज के बाद में टाइप्स ऑफ नीडल आएगा। तो ये सब चीजों को हम एक के बाद एक देख लेते हैं ताकि हमको पूरी जानकारी डिटेल में मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद। बस मेरा एक ही निवेदन था कि दोस्तों प्लीज आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। थ्योरी हमें कहीं मिल नहीं पाती, आप गूगल के भी सर्च करोगे तो उतनी डिटेल में हमें नहीं मिल पाती है। तो प्लीज आप मेरा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कराइए ताकि किसी जरूरतमंद को मिले और वो इसका लाभ उठा सके। क्योंकि जीवन में पढ़ने के अलावा कुछ नहीं है, पढ़ाई ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है और हमें पढ़ते रहना चाहिए। तो प्लीज साथियों शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज सपोर्ट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।